स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास एमसीक्यू कर रहे हैं। सभी पूछे हुए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। रोज 100 प्रश्न करते हैं, आज थोड़ा ज्यादा है। 107 क्वेश्चन जो आज हैं वो 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सिक्किम का विलय, देखिए सिक्किम का जो विलय है ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा विलय के रूप में नहीं किया गया, बल्कि सहायक संधि करके जो है उस पर कब्जा किया गया था। तो विलय नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी अगर सहायक संधि के तहत हुआ तो 1817 में हुआ। झांसी का विलय 1853 में हुआ। अगला पूछ रहा है पंजाब का विलय। पंजाब का विलय पहले भी आपको बता चुके हैं कि 1849 में हुआ था। बर्मा का विलय अगला है। बर्मा का विलय जो किया गया था वो 1886 में किया गया था। अब आपको क्रम बैठाना है, तो सबसे पहले हो जाएगा सिक्किम। आप देख रहे हैं सबसे पहले सिक्किम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1817 है। तो पहले नंबर पे कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। जहां जहां पहला है वहां वहां टिक कर देते हैं। दूसरे नंबर पे 1849 यानी थर्ड आना चाहिए, तो थर्ड आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कट गया। बाकी आंसर तो आपका डी हो गया। उसके बाद सेकंड आ जाएगा, क्योंकि झांसी का 1853 में है। उसके बाद बर्मा का विलय हो जाएगा 1886 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों के राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ठीक है, किस वायसराय के कार्यकाल में पूछ रहा है। इसमें जितने भी वायसराय लिखे हैं आप देखेंगे, लॉर्ड रिपन है, लिटन है, मेयो है, डफरिन, किसी के भी कार्यकाल में जो है राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रारंभ नहीं हुई थी। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले जो देसी शासक थे, जमींदार थे आदि, जो जितने भी जमींदार शासक वगैरह थे, इनको जो है विश्वास पात्र बनाने के लिए उपाधियां दी जानी शुरू की गई। तो आप रिपन देख रहे हैं, लिटन देख रहे हैं, मेयो देख रहे हैं, डफरिन, ये सब तो होंगे नहीं, क्योंकि डफरिन का कार्यकाल तो आपको पता है 80 से 84 था। कोई मेयो का 69 से 72 है, लिटन का 76 से 80 है, रिपन का 80 से 84 है। तो 1857 की क्रांति के दौरान दी गई, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, लगभग 1857 के बाद से लेकर 1860 के बीच ये सारी उपाधियां दी गई हैं। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एक से अधिक दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग कब किया जाके किसके लिए किया जाता था, ये वो बात पूछ रहा है। इंपीरियल प्रेफरेंस जो शब्दावली है भारत में जो प्रयोग की गई, ब्रिटिश आयातों पर दी गई रियायतों के लिए किया जाता था। तो ब्रिटिश आयातों पर दी गई रियायतों के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण क्या था कि उद्योगों का विकास नहीं हुआ? कारण यह था कि जो धनिक वर्ग था वो भू संपत्ति में निवेश करने को तरहीज दिया जाना मेन कारण था। जो धनिक वर्ग था वो भू संपत्ति में निवेश को वरीयता देता था, इसीलिए उद्योगों का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि धनिक वर्ग ही उद्योगों का विकास कर सकते थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया। आगे आपको इसका थोड़ा सा डिटेल अभी हम देंगे, लेकिन इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया किसके समय में? जो भू राजस्व स्थायी बंदोबस्त था उसको ही इस्तेमारी कहते हैं। इसको कई नामों से जानते हैं, जैसे भू राजस्व लिख लीजिए, भू राजस्व बंदोबस्त लिख लीजिए। जरा सा मोबाइल साइलेंट कर दे, ये बज रहा है। भू राजस्व बंदोबस्त का स्थायी जो बंदोबस्त था उसको ही इस्तेमारी बंदोबस्त कहते हैं। उसको जागीरदारी, मालगुजारी, कई नामों से जानते हैं, जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। तो आंसर सी हो जाएगा। इस्तेमारी ही भू राजस्व स्थायी बंदोबस्त है, या स्थायी बंदोबस्त है, या जागीरदारी है, या मालगुजारी है, या बिस्वेदारी है। ये सभी नामों से, कई नामों से बुलाते थे। भू राजस्व का जो स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में किया गया था। अगला प्रश्न है,
किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ? अभी आपने देखा 1793 में कार्नवालिस के समय में किया गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्नवालिस हो जाएगा कितने? 1793। कार्नवालिस का शासनकाल भारत में 1786 से 1793 ही था, ठीक है। 93 में इसने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी। इतने सारे पेपर में पूछा गया है तो अच्छे से आपको याद कर लेना है। स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? देखिए प्रश्न है इसी तरह का, किससे किया गया? स्थायी बंद किससे किया गया, मतलब ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। किससे किया गया? तो जमींदारों से किया गया था, ध्यान रखना है, ठीक है, जमींदारों से किया गया। बिल्कुल ये आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। स्थायी लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू कब किया गया? ठीक है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय में आया था। कॉर्नवालिस जो था वो 1786 से 1793 तक था। स्थायी बंदोबस्त लागू कब किया गया? तो 1793 में किया गया। मेंस में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू राजस्व प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा। रैयत की तुलना में जमींदारी की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को कार्यकुशल बनाना, ये सभी गलत है, तो डी आंसर हो जाएगा। कोई भी सही नहीं है, इसमें कोई भी सही नहीं। 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी कहते हैं, इस्तेमारी भी कहते हैं, शुरुआत की गई थी, ये ध्यान रखना। चलिए प्रश्न नंबर 10 है चिर स्थायी बंदोबस्त, यानी स्थायी बंदोबस्त की ही बात हो रही है। 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वह खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। जमींदारों से की गई थी कि खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका क्या कारण था? इसका कारण बड़ा, जो सबसे बड़ा ऑप्शन में कारण है, जमींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था, जिसके कारण अगर सरकारी नियंत्रण होता तो उनको जारी करना पड़ता। क्योंकि सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए कुछ जो जमींदार थे उन्होंने पट्टा जारी नहीं किया। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको, बढ़िया प्रश्न है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, प्रश्न सरल है, कोई आपको रिवीजन करना है फटाफट। आप चाहो तो घटना चक्र रख सकते हो, उसमें क्वेश्चन लगभग दिए होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हम हटा देते हैं। रिक्त में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ये प्रश्न है कब दिया गया था, पूछना चाह रहा है। तो ये 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था या थे? अब इसके बाद हम आपको डिटेल में बताएंगे रैयतवाड़ी के बारे में, लेकिन देख लीजिए कौन संबद्ध था। संबद्ध में कॉर्नवालिस रैयतवाड़ी से संबंधित नहीं थे, अलेक्जेंडर रीड थे, टॉमस मुनरो थे। तो 2-3 आंसर यानी सी आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है एक भू राजस्व वसूली लागू की गई थी। एक प्रणाली थी जिसको लागू करने का काम टॉमस मुनरो ने किया था, अलेक्जेंडर रीड उससे जुड़े हुए थे। एल्फिस्टन करके एक व्यक्ति था, वो भी इससे जुड़ा हुआ था, ठीक है, एल्फिस्टन भी जुड़ा हुआ था। अच्छा, 1836 में कुछ और लोग जुड़ गए, जैसे बिनगेट था, गोल्ड स्मिथ था। इन लोगों ने इस व्यवस्था में और सुधार किया, तो ये लोग भी इससे कहीं ना कहीं जुड़े हैं, ठीक है। देखिए शायद इसी के बाद आ जाएगा, नहीं आया, चलिए अगले में आ जाएगा। सर टॉमस मुनरो, सर्वर मत लगाया करिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं डायरेक्ट दे रहा हूं। टॉमस मुनरो या थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त संबद्ध है। स्थायी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, तो रैयतवाड़ी से संबंधित थॉमस मुनरो या टॉमस मुनरो था। यहां पे उत्तर भी लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा। टॉमस नहीं, एक उत्तर तो सही है सी, लेकिन एक और ध्यान रखिएगा, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? मद्रास से ही तो मुनरो रहा। क्योंकि देखिए मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? मुनरो। ये स्पेशल प्रीलिम्स में पूछा गया था। और ये वाला जो टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है रैयतवाड़ी, ये 2000 वाले में पूछा गया था। इसमें मद्रास रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित कौन था? तो टॉमस मुनरो था, ठीक है।
रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। 13 में 2 प्रश्न हो गए, ध्यान रखना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई है टॉमस मुनरो के द्वारा, और आपका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां पर लागू किया है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां पर लागू किया है? तो ये प्रश्न को ध्यान से रखना है और उत्तर देना है। कहां पे लागू किया था? तो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया था अंग्रेजों ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर शुरुआत आप देखेंगे कि शुरुआत कहां से हुई, अगर प्रश्न इस तरह का आ जाए तो आप मद्रास लगाएंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत मद्रास से हुई है, जिसको किसने? टॉमस मुनरो या थॉमस मुनरो ने लागू किया था, ये ध्यान रखना है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी के बारे में विचार करना है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। खासकर ये जो दक्षिण भारत में बड़े बड़े भूखंड थे, उन जगहों पर लागू किया गया। इस व्यवस्था का अगर पूछा जाए सूत्रपात किसने किया है रैयतवाड़ी का, तो इसमें 2 व्यक्ति का नाम आता है। एक व्यक्ति था जिसको कैप्टन रीड कहते हैं, दूसरा जो है वो मुनरो है। दोनों ने मिलकर इस व्यवस्था को डेवलप किया था। मुनरो है, मुनरो, ठीक है। तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। यानी सी आंसर आपका सही है। तीनों इसमें आपके सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे प्रश्न है क्या? नहीं है। अगला देखिए। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, कौन सी व्यवस्था थी? वो रैयतवाड़ी ही थी, जिसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार मालिक हो जाता था। ध्यान रखिएगा, किसान स्वयं मालिक होता था, सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, ठीक है। तो रैयतवाड़ी एकदम सही है। अगला प्रश्न नंबर 18 थोड़ा लंबा है, तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, कथन दिया है, कारण दिया, ये वाला हम ऊपर करके बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको दिख जाए। कथन दिया है और कारण दिया है, दोनों को पढ़ना है और उत्तर आपको देना है। तो कथन कारण को देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू करी, तो बिल्कुल सही है, लागू तो अलग अलग ही करी है। बहुत सारा आप महलवाड़ी देख रहे हैं, रैयतवाड़ी देख रहे हैं, जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त देख रहे हैं। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, यहां पे आ गया है। तो जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त, जागीरदारी या मालगुजारी बोलते हैं, लागू किसने किया था? तो कॉर्नवालिस ने 1793 में इसको लागू किया था। सलाहकार कौन थे? जेम्स ग्रांट और जानसोर इसके सलाहकार थे कि लागू करना चाहिए। प्रभावित क्षेत्र में बंगाल सर्वप्रथम लागू किया गया जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त, फिर बिहार, उड़ीसा, बाद में उत्तर प्रदेश के बनारस खंड और कर्नाटक में लागू किया गया। मालगुजारी किसान से वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में तथा 1/11 भाग जो है जमींदार के पास रहता था। ये जमींदारी व्यवस्था थी। दूसरी व्यवस्था थी महलवाड़ी। महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी? व्यवस्था का संस्थापक हॉल्ट मैकेंजी था 1822 में। प्रभावित क्षेत्र था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। मालगुजारी जो थी, उत्पादन का 80%, बाद में घटाकर 66% कर दिया गया जब इसका खूब अच्छे से विरोध हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड में इसमें सहायक थे। 1792 में मुंबई में, और बिंगेट ने जो है 1835 मुंबई में लागू किया। लेकिन सबसे पहले जो लागू किया गया वो मद्रास में, ये ध्यान रखिएगा। मालगुजारी 30 से 33%, बाद में बढ़ाकर 50% की गई। मद्रास, मुंबई और आसाम क्षेत्रों में ये लागू किया गया था। ये थोड़ी सी जानकारी थी। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पूछ रहा है, कब पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया था 1900 में। आंसर आपका सी हो जाएगा। आसाम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई। आसाम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई। ध्यान रखना है, आसाम में जो सबसे पहली चाय कंपनी की स्थापना हुई थी वो 1839 में हुई थी, 1839 में। इसकी जो पूंजी थी वो 5 लाख रुपए थी। इसी के साथ इंग्लैंड में भी एक स्थापना हुई थी, नाम शायद नजीरा आसाम में जगह है या नाजीरा करके जगह है, वहां पे कंपनी का मुख्यालय था।
इसको बोलते हैं द आसम कंपनी। ये कंपनी अभी भी कार्यरत है आसाम में और चाय उत्पादन के काम में लगी हुई है। सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। सूची जब आ जाए तो कान खड़े हो जाने चाहिए और अच्छे से आपको मिलाना चाहिए, कोई इधर उधर काम नहीं होना चाहिए। देखिए जजमानी व्यवस्था कहां पर लागू थी ये पूछ रहा है, तो ये उत्तर भारत में है जजमानी। 12 बलूट प्रथा कहां पे है, तो महाराष्ट्र है। मिरास जो है ये कहां पे है, तमिलनाडु से। आषाढ़े जो है कर्नाटक से। तो क्या बन रहा है 1 बी का 3, सी का 4 और डी का 2, 13 42, डी आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न खूब आते हैं। आयोग ने इसको शायद कुछ अलग माना था, शायद बी आंसर दिया था, तो आप उसको कंफ्यूज करिए मत होइएगा, ये आंसर बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह ड्रेन थ्योरी अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे दिए गए किस कथन में आती है। 4 कथन दिए हुए हैं। अपवाह ड्रेन थ्योरी जो थी उसको पूछ रहा है, तो देश के संसाधनों के उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा है, नहीं था। भारत की राष्ट्रीय आय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को वास्तविक प्रतिफल नहीं मिल रहा था। आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक यही था ड्रेन थ्योरी की, छन के जाना है। 23 निकास के सिद्धांत, वही ड्रेन थ्योरी या ड्रेनेज थ्योरी, या आप कह लीजिए कि अपवाह सिद्धांत, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं, किसने लागू किया, प्रतिपादित किया, तो दादा भाई नौरोजी ने किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न नंबर 24 अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रकाशित किया है, प्रतिपादित किया है, तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया है। कई तरह के इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कई तरह के प्रश्न आपके सामने इस तरह के आएंगे, क्योंकि बहुत पूछा गया है। जैसे 25 है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार अनुकूल था, सही है। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफल निर्यात था, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। और व्याख्या भी करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, कि दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारत में उपनिवेशवाद का के आर्थिक आलोचक थे। निवेशवाद, ध्यान, उपनिवेशवाद के आलोचक कौन थे, तो इसमें दादा भाई नौरोजी तो आलोचक थे ही, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, आरसी दत्त, तीनों थे। तो यहां पे आंसर आपका डी हो जाएगा कि तीनों उपनिवेशवाद के क्या थे, आलोचक थे। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत, वही ड्रेन थ्योरी में विश्वास कौन नहीं करता था। बढ़िया प्रश्न है, पूछा जाता है और लगता है गड़बड़। तो किसका विश्वास नहीं था, किसका विश्वास नहीं था, तो सर सैयद अहमद खां का नहीं था। कारण ये था कि वो ब्रिटिश के प्रति उस समय वफादार हुआ करते थे, ठीक है। मुस्लिम समाज के लिए, विकास के लिए वे चाहते थे कि आंग्ल सत्ता भारत में बनी रहे। सर सैयद अहमद खान यही चाहते थे कि ब्रिटिश व्यवस्था, आंग्ल व्यवस्था भारत में बनी रहे, ताकि मुस्लिमों की रक्षा होती रहे। इसीलिए वो जो उत्सारण ड्रेन थ्योरी आई उसमें विश्वास नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखले करने, यानी इकोनॉमिक ड्रेन, फिर से वही प्रश्न है, कोई बचेगा नहीं। सिद्धांत के बारे में एक पुस्तक किसने लिखी, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। अनुद्योगिकीकरण पूछ रहा है के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अनुद्योगिकीकरण की बात हो रही है। यह प्रक्रिया 1813 में शुरू हुई। अनुद्योगिकीकरण की प्रक्रिया जो है 1813 में शुरू हुई, क्योंकि 1813 में कंपनी का जो एक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, चाय और चीन को छोड़कर सभी ब्रिटिश जनों के लिए खोल दिया गया। तो अनुद्योगिकीकरण की क्रिया जो है वो तो सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये भी सही है, तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, सी आंसर आपका हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और देखिए प्रीलिम्स का प्रश्न है, वो हट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? दादा भाई नौरोजी की प्रभावी देन क्या थी? किसमें? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ये पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आओ देख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, बिल्कुल सही है, ड्रेन थ्योरी इन्हीं की है ना, तो ड्रेन थ्योरी लाई, ठीक। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया, ऐसा कुछ नहीं किया था दादा भाई नौरोजी ने। ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने यह विचार किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने विचार किया कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले यह कहा था कि ब्रिटिश आर्थिक जो नीति है, कार्ल मार्क्स का यह विचार था कि ब्रिटिश नीति जो है वो घिनौनी है। उन्होंने कहा, दो शब्द और कहे थे इसके बारे में। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ध्यान रखना, आर्थर कॉटन को माना जाता है। आर्थर कॉटन जो थे एक सिंचाई इंजीनियर थे, ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों में सिंचाई व्यवस्था को बहुत उन्नति दी, इसलिए उनको दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करना है युग्मों पर, देख लेते हैं पहले कौन सा सुमेलित है। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट होता था, औरंग राजकोष प्रभारी नहीं होता था। औरंग जो शब्द है ना, एक फारसी शब्द है, इसका मतलब होता है गोदाम, जिसका मतलब होता है भंडारण। तो यहां पे अगर कहीं पे वर्कशॉप शब्द होता या भंडारागार होता तो सही होता, ये इसलिए गलत है, राजकोष का प्रभावी नहीं होता था, ध्यान रखना। बेनियान, जिसको बनिया कहते थे, वणिक वर्ग था, व्यापारिक वर्ग था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में भारत में आए थे और व्यापार करते थे, तो सही है। अगला है मिरासीदार है। मिरासीदार क्या होता है ये समझिए। मिरासीदार कह सकते हैं कि उत्तराधिकार शब्द। मिरासदार मतलब होता है उत्तराधिकार, ठीक है। और राज्य का नामित राजस्वदाता, तो ये भी सही है, यानी आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। मिरासदार जो होता था उसको उत्तराधिकार कहते थे। उत्तराधिकारी शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता था, उसका अर्थ होता है मिरासदार का, ठीक है, तो बी आंसर सही है। अगला, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था। क्या परिणाम था? 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम क्या था? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। हाँ, इसमें से पहले तो बाकी सब थे ही, तो कृषि का वाणिज्यीकरण सबसे सही है। 19वीं शताब्दी में पूछा गया, क्योंकि 1813 के बाद चार्टर एक्ट के तहत खत्म किया गया, फिर 1833 में संपूर्ण खत्म कर दिया, चाहे चीन के व्यापार को भी सभी के लिए खोल दिया गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? इसमें से कौन है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट, पहले तो यही व्याख्या करता है, आगे भी देख लेते हैं, कोई और भी तो नहीं चाहिए। वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई, अनेक नहीं, एक जगह। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। सही व्याख्या अगर करने को कहा जाए, रेल लाइन तो बिछाई गई थी, कोई दिक्कत नहीं, ब्रिटिश उत्पादन के पे आयात शुल्क भी लगाया गया था, लेकिन सबसे अच्छा जो व्याख्या कर रहा है वो दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी लगे कारतूसों से बनी एनफील्ड राइफल कब प्रयोग की गई पहली बार? कब शामिल की गई कहने का मतलब है, तो ये दिसंबर 1856 में चर्बी लगे वाले कारतूस शामिल किए गए, जिसकी वजह से आप जानते हैं पूरा 5857 की क्रांति हो गई। उसको ब्राउन बेस बोलते थे, उस पहले जो बंदूक यूज होती थी, उसके बाद नई आई तो उसको न्यू इनफील्ड राइफल बोलते थे, जिसका प्रयोग सबसे पहले अगर आप देखेंगे दमदम में, अंबाला में, सियालकोट जगहों पर किया जाना था, लेकिन 1857 की क्रांति इसी वजह से हो गई। दिसंबर 1856 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी लगा कारतूस था। चर्बी लगा कारतूस था। चर्बी लगा कारतूस का मतलब हो गया कि जो लोग
सुअर की चर्बी कहा गया हो, गाय की चर्बी कही गई, ठीक है, अलग अलग बातें कही गई, अलग अलग बातें कही गई, तो लोगों को लगा कि मेरे धर्म में प्रवेश की कोशिश हो रही है। तो धर्म में हस्तक्षेप का संदेह जो है मुख्य तात्कालिक कारण जो चिंगारी का काम किया, हालांकि माहौल बहुत पहले से बन रहा था। मंगल पांडे की घटना हुई, मंगल पांडे की जो घटना है वो कहां पर हुई थी, तो वो बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे की घटना 29 मार्च 1857, ध्यान रखिएगा 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 बैरकपुर की सैनिक जो छावनी थी उसमें कारतूसों में जिसमें चर्बी लगी हुई थी उसका प्रयोग करने से लोगों ने मना कर दिया, और अपने जो इनके मतलब हेड थे उन पर जो है, जिसको एजुडेंट बोलते हैं यानी हेड थे, उनकी हत्या कर दी मंगल पांडे। मंगल पांडे के कहां के विप्लव से जुड़े थे, कहां के विप्लव से, तो बैरकपुर से जुड़े थे, तो कोई दिक्कत है नहीं। अगला ये मंगल पांडे सिपाही था, एक तो था बात अच्छा नहीं लगता, सिपाही थे लिख देते हैं हम, अगर आयोग गलती करेगा तो थे, मतलब थे नहीं, थे लगाइए, ये अब सही है, कहां के थे, इज्जत से नाम लेना चाहिए किसी का जो 1857 की क्रांति का एक बड़ा नेता रहा हो। तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सिपाही थे, ठीक है, ध्यान रखना है। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री थी बंगाल की, जिसमें 6वीं कंपनी थी, जिसमें ये सिपाही थे। 6वीं कंपनी थी, कहां की थी, तो बंगाल, याद रखिएगा बंगाल, ठीक है। 1857 के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम का खिताब दिया, साहब ए आलम का 2016 के आरओ में पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बख्त खान को जो है बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। प्रमुख कारण अगर इसमें से आप देखेंगे, जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, लेकिन प्रमुख कारण पूछ रहा है तो मेन कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तात्कालिक कारण धर्म था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां इतनी घिनौनी हो गई थी, इतने ज्यादा कर लग रहे थे कि लोग परेशान थे, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हो गई। क्या हो करी गई, ये ध्यान रखिएगा। 1857 की शुरुआत या प्रारंभ कहां से हुआ पूछा जाएगा कि 1857 की शुरुआत कहां से हुई, तो 10 मई मेरठ से शुरुआत हुई थी। कहां से शुरुआत हुई, 10 मई 1857 से मेरठ से यहां से शुरुआत हुई। यहां पे 3री कैवलरी रेजिमेंट के जो सैनिक थे उन्होंने चर्बी लगे कारतूसों को छूने से मना कर दिया और खुलेआम बगावत कर दिया और दिल्ली की ओर आगे बढ़ गए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, पूछ रहा है पहली घटना कौन सी थी। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना जो था पहली घटना मानी जाती है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी 1857 के स्वाधीनता संग्राम जो था उसका प्रतीक हुआ। 1857 के संग्राम, देखिए एक बार दोबारा 47 नंबर प्रश्न आ गया तो 108 प्रश्न आज हो जाएंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों पर सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है 20 सितंबर 1857 को दिल्ली को जो है 1857 को दिल्ली पर पुनः अधिकृत कर लिया है, तो दिल्ली आंसर हो जाएगा। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली क्या है। जन्म स्थली इनकी वाराणसी है, मृत्यु इनकी हुई थी ग्वालियर में मृत्यु हुई है। जन्म कहां हुआ, वाराणसी में, ये मृत्यु है, ये जन्म है, ध्यान रखिएगा। मृत्यु जन्म ध्यान रखना। इनका जो जन्म था 19 नवंबर 1835 को हुआ था, गोलघर में हुआ था। उस समय वाराणसी में है, तो वाराणसी में जन्मी थी, मरी थी जब ये, तो उस समय ग्वालियर में। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। बरेली में जब विद्रोह हुआ उसका नेता कौन था, बरेली का नेता खान बहादुर था। बरेली में खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पे है। महारानी की लक्ष्मीबाई की समाधि वही है जहां उनकी मृत्यु हुई, वीरगति को जहां पे प्राप्त हुई वहीं पे, तो ग्वालियर में है। अगला
रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा ये पूछा जा रहा है, तो यूरोज से सामना करना पड़ा। इसने ही कहा था कि भारतीय जितने भी लोग मरे हैं, मतलब जितने भी लोग दफन हुए हैं इस विद्रोह में 1857 की क्रांति में, उसमें सोई हुई अकेली मर्द है। गंगाधर राव थे, उनकी पत्नी थी, और राज्य हड़प नीति के तहत जब 1853 के तहत राज्य मिलाया गया झांसी का, 17 जून 1858 को इनको वीरगति प्राप्त हुई यूरोज के द्वारा। यूरोज से लड़ते हुए ये मारी गई। यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में सोई हुई अकेली मर्द है, ये सेंटेंस है। तो सेंटेंस पे मत जाइए, वो आप याद रहेगा तो लगा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में लड़ा गया। बेगम ऑफ अवध। लखनऊ में जो विद्रोह का प्रारंभ है वो 30 मई 1857 को हुआ था, ध्यान रखना। शुरुआत विद्रोह का लखनऊ में कब हुआ? 30 मई 1857 का। बेगम हजरत महल लड़ रही थी, उन्हीं को बेगम ऑफ अवध के नाम से जाना जाता, बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? पूछ रहा है किसने नेतृत्व किया, तो फिर से वही बेगम हजरत महल उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? इलाहाबाद में कौन था? तो मौलवी लियाकत अली जो है इलाहाबाद के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। उन्होंने यहाँ पे कमान संभाली थी, और ब्रिटिश की तरफ से आप देखेंगे तो नील था। ठीक, ब्रिटिश की तरफ से अगर आप देखेंगे तो जनरल नील ने यहाँ पे मतलब विद्रोह मतलब समाप्त की कह लीजिए। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक कहां से थी? सर्वाधिक संख्या जो थी वो अवध से थी। कहां से थी? अवध में। 1857 के संघर्ष में सबसे अधिक लोगों ने भाग लिया वो अवध में लिया। अवध से ही अकेले लगभग 75,000 सैनिकों ने भाग लिया। लगभग सभी घरों से निकलकर लोगों ने भाग लिया। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे थे। तात्या टोपे जो है नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे, तात्या टोपे थे, ये ध्यान रखना। कानपुर में विद्रोह की शुरुआत अगर आपको जाननी है, कानपुर में विद्रोह की शुरुआत हुई है 5 जून 1857 को हुई है। 5 जून 1857 को 1857 की क्रांति शुरू हो गई, क्योंकि पेशवा बना दिया, नाना साहब को पेशवा बने और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और अपना कमांडर जो बनाया था वो तात्या टोपे को बनाया था, कमांडर इन चीफ। अजीमुल्ला खां सलाहकार किसके थे? अजीमुल्ला खां जो थे वो नाना साहब के ही सलाहकार थे, ध्यान रखना है। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र द्वारा धोखा दिया गया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बना दिया गया? किसके? तो तात्या टोपे के मित्र ने धोखा दिया था। नाम था मित्र का मान सिंह, जो सिंधिया के प्रति वफादार थे, और उन्होंने जो है तात्या टोपे को धोखा दिया। और 18 अप्रैल जो है 1859 को जो है तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया और मार दिया गया। मतलब इसी डेट पे मारे गए थे, तो ध्यान रखिएगा। बहरहाल मान सिंह जो है वो उन्होंने धोखा दिया था। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का ही नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग कहिए या तात्या टोपे कहिए। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में संबद्ध थे। कहां से? कुंवर सिंह बिहार से संबद्ध थे। जगदीशपुर में 1857 की क्रांति हुई बिहार में, तो वहां से संबंधित थे। 1857 क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? फिर से वही प्रश्न है, कोई दिक्कत ही नहीं है कि 1857 में बिहार का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह थे, शासक वही थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना, ये बिहार बीपीएससी का क्वेश्चन, लेकिन मैंने ला दिया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो प्रश्न वही है, राजपूत कुंवर सिंह थे, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। निम्नलिखित में कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह या प्याली बरुआ पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा? तो मनीराम दत्त मेन नेता यहाँ पे थे, लेकिन कहीं कहीं नाम प्याली बरुआ का भी आता है, तो इसको ध्यान से आप देख लीजिए। प्याली बरुआ ने बहुत सहायता की थी मनीराम दत्त की, तो उनका भी नाम आता है।
1857 के विद्रोह बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कौन सा था? तो जगदीशपुर केंद्र था, ये तो हमने बताया ही पहले कि कुंवर सिंह के नेतृत्व में। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों तथा जोधपुर की सेना को पराजित करने वाला कौन था? जोधपुर अंग्रेजों की सेना और के साथ जोधपुर की सेना को आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने पराजित किया था। किसने? आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 में पराजित किया। निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? प्रश्न ये है। तो जयपुर जो है वो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया पूछ रहा है, इसमें से नाम में से चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, माखनलाल, ये नहीं, शहादत खान ने किया था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो आप जानते हैं मिर्जा गालिब ने देखा था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल प्रश्न केवल रिवीजन जरूरी है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहां था? मूल निवास कहां के रहने वाले थे? आगरा के रहने वाले थे। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? 1857 की क्रांति में भगत सिंह कैसे भाग लेंगे? तो उत्तर हो जाएंगे भगत सिंह ने कैसे भाग लिया? 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, ये ध्यान रखिए। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं था? पूछ रहा है कौन संबद्ध नहीं था। तो इसमें बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, आप जानते हैं, ऊधम सिंह जो है वो नहीं थे, ये ध्यान रखना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करी? ये प्रश्न बढ़िया है, ध्यान रखना है। ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे अधिक सहायता 1857 की क्रांति में की है। और क्या नाम था उसका, कैनिंग ने कहा था कि अगर सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो कल ही हमको बिस्तर गोल करना होगा, मतलब भाग जाना होगा। लेकिन सिंधिया ने सहायता करी, विद्रोह नहीं किया। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 का विरोध किया था, समर्थन किया था, तटस्थता बनाए रखी। तो यही सही है कि तटस्थता बनाए रखी, निगेटिव रहे, बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं है। ये प्रश्न है, ठीक है, 75 नंबर दे लीजिए। 1857 में विद्रोह में किसने जो है इसमें से भाग नहीं लिया था? ये पूछ रहा है, भाग कौन नहीं लिया था? कृषक तो भाग लिए थे, जमीन नहीं, साहब एक मिनट रुक जाइए, उसको बड़ा है। साहूकार भाग लिए थे, जमींदार भी भाग लिए थे, दो लोग भाग लिए थे मुझे लगता है। तो डी आंसर बिल्कुल सही है, खेतिहर और कृषक नहीं लिए थे। निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? कौन सा क्षेत्र था जो विद्रोह से? चित्तौड़ जो है नहीं हुआ था, बाकी आप झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ जानते ही हैं कि विद्रोह से प्रभावित हुआ था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? बिहार का कौन सा भाग है जो प्रभावित रहा है? तो इसमें केवल एक है, मुंगेर, जो प्रभावित रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा, बाकी सभी प्रभावित हुए हैं। 1857 के नायक दिया गया है नाम, ये तो आपके लिए आसान होना चाहिए, आपको मिलाने के लिए मुझे दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। बख्त खान दिल्ली से संबंधित थे, मौलवी अहमदुल्ला जो है ये अवध से थे, कुंवर सिंह को आरा मिला दो, नाना साहब को कानपुर मिला दो। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, सी आंसर हो जाएगा। ये तो आधा प्रश्न है, चलिए इसको छोड़ दीजिए, फिर आधा प्रश्न वाले क्या करना है? सूची को सुमेलित करना है, तो ये तो आपके लिए सरल है अब, क्योंकि इतनी देर से हम लोग यही पढ़ रहे हैं, सूची सुमेलित करवा रहा है। तो देख लीजिए जल्दी से। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कोई दिक्कत नहीं। लखनऊ बेगम हजरत महल, इसमें भी आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। कानपुर अजीमुल्ला और फैजाबाद नहीं, गड़बड़ हो गया, कुछ बड़ा आसान लग रहा था, गड़बड़ हुआ। चलिए फिर से मिला देते हैं। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, मौलवी अहमद शाह अजीमुल्ला खां, ठीक है। तो कानपुर का हो जाएगा अजीमुल्ला खां और फैजाबाद का मौलवी अहमद शाह हो जाएगा।
ए का बना 4, बी का बना 3, सी का बना 2, डी का बना 1, 4 3 2 1, ये आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, सक्रिय रूप से भाग लिया था, ये पूछ रहा है। देखिए, नाना साहब ने कानपुर में भाग लिया, बेगम हजरत महल ने भी भाग लिया, मौलवी अहमदुल्लाह ने भी लिया, बेगम जीनत महल दिल्ली, ये मतलब इसमें 3 तो ले ही रहे, तो उत्तर तो कोई बन नहीं रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें, जीनत महल ने प्रत्यक्ष रूप से भाग मेरे हिसाब से तो नहीं लिया था, इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, अप्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं भाग लिया था, प्रत्यक्ष नहीं। तो इनमें से एक से अधिक सही है, तो आंसर ई हो जाएगा। सुमेलित करना है, क्रांतिकारियों के नाम दिए हैं, उन कहां से वो संबद्ध रहे हैं, ये आपको बताना है। नाना साहब कानपुर से संबंधित थे, कानपुर से संबंधित थे, कोई दिक्कत ही नहीं, कानपुर से थे। नवाब हामिद अली खान दिल्ली से संबंधित थे। अहमद उल्ला जो है ये लखनऊ से थे। मनीराम दीवान तो आसाम से थे। तो ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, 21 34, डी आंसर बन रहा है, डी आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह समय भारत का गवर्नर, ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है, कुछ है ही नहीं है। 1856 से 1861 तक या 62 तक कौन रहा था? 1856 से 61 तक कैनिंग, सी आंसर हो जाएगा। 1857 के समय भारत के विद्रोह कैनिंग था, कोई दिक्कत नहीं है। सिपाही विद्रोह के समय देखिए शब्द अलग कर दिया गया, फिर से आप कैनिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1857 के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ये बढ़िया प्रश्न है कि ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था, ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था, ये प्रश्न बढ़िया है। इस तरह के प्रश्न आते हैं तो दिक्कत करते हैं, ये ध्यान रखिएगा जरूर। तो ब्रिटिश कमांडिंग जो था वो था हैरसे था, बेनेट हैरसे पूरा इसका नाम है, बेनेट हैरसे लिख लीजिएगा। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो कैनिंग ने बनाया था, इसमें तो कुछ ही नहीं है। 1856 से 61 तक कैनिंग ने बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था वो पामिस्टन थे। कौन था? पामिस्टन थे। पामिस्टन जो है 55 से 58 तक, फिर दोबारा 59 में बने और 65-66 तक रहे। निम्नलिखित में किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? किसका नाम नहीं जुड़ा है ये पूछ रहा है। कर्नल सेंट लेगर, कर्नल गिब्स, कर्नल बेल्स, इन तीनों का नाम नहीं जुड़ा है, डी आंसर होगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किस कारण से असफल रहा? तो केंद्रीय संगठन की कमी वाला बिल्कुल सही है। हिंदू मुस्लिम एकता उकता से कोई मतलब नहीं है, केवल संगठन की कमी थी। 1857 आपकी तरह होता तो फेसबुक पे फैला के 1857 क्रांति हो जाती, उसमें फेसबुक था नहीं तो दिक्कत हुई होगी लोगों को ना। 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों को उद्देश्य की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सभी संगठित थे। बहरहाल इनमें से कुछ पे मैं, हालांकि आंसर उपयुक्त सभी होगा, डी आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं जैसे सिपाहियों की उद्देश्य में कमी थी, उद्देश्य में नहीं कमी थी, बस वो संगठित नहीं हो पाए, संगठित होने का उनको समय भी नहीं मिल पाया। कोई ऐसा नेता भी नहीं था जो राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होकर सबको संगठित कर सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी, सिपाहियों के उद्देश्य में कमी नहीं थी, वो तो ठोकने चाहते थे अंग्रेजों को सीधे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 को विद्रोह को दबाने में सफल हुए। इसका प्रमुख कारण क्या था कि दबाने में सफल हुए? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, बिल्कुल आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लोग अंग्रेजों की सहायता बल्कि कर रहे थे। निम्नलिखित में किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया है? लखनऊ में कौन कौन मरे हैं वो देख लेते हैं। निकोलसन को छोड़कर, देखिए नील तो मरा ही है लखनऊ में, हैवलॉक भी और लॉरेंस भी, 2 3 4 सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि नील, हैवलॉक, लॉरेंस की मृत्यु जो है वो लखनऊ में हुई है। ठीक है, लखनऊ में हुई है इन सबकी मृत्यु। और निकोलसन मरा था दिल्ली में, दिल्ली के
युद्ध के दौरान दिल्ली में इसकी मृत्यु हुई थी। ये दिल्ली से संबंधित है, बाकी सभी लखनऊ से। 1857 की क्रांति पर विचार किए, इससे बड़ा नहीं कर सकते। कथन कारण दिया है, आपको विचार कर देना है, उत्तर बताना है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, बिल्कुल सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए, बिल्कुल सही है, व्याख्या भी सही है, ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? कि एक षड्यंत्र था, किसने संज्ञा दी है? अलग अलग नाम खोज रहे थे। ये जेम्स आउटरन और डब्ल्यू टेलर ने जो है एक षड्यंत्र कहा था कि ये एक षड्यंत्र है, मुस्लिम षड्यंत्र, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बता दिया सीधे। अंग्रेजों को यही करना था कि बता दो कुछ भी उल्टा सीधा, ताकि लोग भ्रमित हो जाए, ऐसा दोबारा विद्रोह ना हो। इस कारण आज के नेता भी ऐसे ही वर्णन कुछ करते हैं ना चीजों का। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो थे बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने पहली बार, अपनी पुस्तक थी उनकी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द इंडियन वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, इसमें सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई बोला था बीडी सावरकर ने। और जो सुनियोजित बोलता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो बात अलग है कि हम लोग जीत नहीं पाए, वो अलग चीज है, क्योंकि उस समय वाकई में कोई नेता ऐसा नहीं था राष्ट्रीय दल का। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम बीडी सावरकर ने दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? स्वाधीनता आंदोलन का यशवंत सेन थे, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जिसने भारतीय विप्लव 1857 की क्रांति पे पहली बार लिखा था, वो व्यक्ति कौन था जिसने लिखा था? तो लिखने वाला जो था वो सैयद अहमद खान थे। असबाग ए बगावत ए हिंद, बगावत ए हिंद नामक बुक है इनकी, बगावत ए हिंद, इस बुक में इन्होंने लिखा था। सबसे पहली बार इन्होंने लिखा था, ये 1859 में प्रकाशित हुई थी, 1859 में। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किससे संबंधित है? ये कथन किसने दिया? आरसी मजूमदार ने ये कथन कहा है। उनकी पुस्तक है द सिपाही म्यूटनी ऑफ द रिवॉल्यूशन 1857, 1957 में प्रकाशित हुई थी, शायद स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुई थी। उन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह न प्रथम न स्वतंत्र राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। चलिए, कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। 101, किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो प्रथम वही फिर आ गया, ना तो प्रथम, किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था, कोई दिक्कत नहीं। 102 पे आ जाइए। 1857 की क्रांति के बारे में एक अवधारणा सही है। कौन सी अवधारणा सही है पूछ रहा है? भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को मृतप्राय बना दिया, सबसे सही है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई? कब घोषणा की गई, यह ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर 1858 को की गई है। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजों दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? बहुत सारे दे दिए आश्वासन, उनमें से कौन पूरा हुआ? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर, हाँ यही सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये उन्होंने किया। महारानी विक्टोरिया घोषणा का उद्देश्य क्या था? 1858 की जो घोषणा हुई थी उसका उद्देश्य क्या था, ये पूछ रहा है। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, बिल्कुल सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये नहीं था, यानी ये आंसर आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग है, पील आयोग है, हंटर आयोग है, साइमन कमीशन है। इसमें तो आपको लगी हुआ होगा, आंसर क्या है? पील आयोग बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा आयोग बनाया गया था?
पील आयोग बनाया था ताकि नौ रूप से संगठित किया जा सके। उन्होंने क्या किया, भारतीय सैनिकों की संख्या को कम कर दिया, अंग्रेजों की संख्या को ये लोग बनाने लगे। जोनाथन पील नाम के व्यक्तित्व पील आयोग गठन किया गया था। उन्होंने भारतीय संख्या को कम करने की बात भी कही थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से स्पेशली चयन किया, ये बात आ रही है। तो गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से ही चयन ज्यादातर किया गया। बाकी लोगों को निकाला भी गया, हटाया भी गया, सैनिकों की संख्या कम की गई। चलिए आज का पूरा हुआ, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।